हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जॉन विक का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 पहले आप देख लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पर जॉन ने अपने डॉग और अपने दोस्त दोनों की मौत का बदला ले लिया होता है। उस लड़ाई से वो एक गाड़ी लेके वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है। फिर आगे जाके एक बाइक वाले में उस गाड़ी को ठोक देता है और उस बंदे की आईडी वगैरह लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम एक गराज का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रग्स का धंधा हो रहा होता है और ये सारा काम अब्राहम नाम के माफिया का होता है और ये बंदा और कोई नहीं, वीगो का ही भाई होता है। और साथ ही जॉन ने जिसकी गाड़ी चुराई थी वो भी इसके एम्प्लॉय की ही थी। और पहले पार्ट में जोसेफ ने जॉन विक की जो गाड़ी चुराई होती है वो भी इसी के पास होती है, जिसके बारे में अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि जॉन विक अपनी गाड़ी लेने जरूर आएगा। और इन्हीं बातचीत के बीच हम जॉन विक को देख रहे होते हैं जो बाहर अब्राहम के आदमियों को मार रहा होता है। और अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि कैसे जॉन विक ने एक क्लब के अंदर सिर्फ एक पेंसिल से 3 लोगों की जान ली थी और उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और इसी वक्त हमें जॉन विक की काफी जबरदस्त फाइट दिखाई जा रही होती है। इसमें जॉन विक सभी को मारता हुआ सीधा अब्राहम के कैबिन में जाता है और उसी की टेबल में पड़ी शराब को एक गिलास के अंदर डाल के, जिसमें से एक गिलास वो इब्राहिम को देके कहता है कि मुझे शांति चाहिए और मैं किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता हूँ। जिसके बदले में इब्राहिम कहता है कि तुम जैसे इंसान को पीस मिलना मुमकिन है, जिसपे जॉन विक कहता है कि कोशिश की जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। जिसके बाद ये दोनों ही शांति समझौता करते हैं। इसके बाद जॉन अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी लेके घर पहुंचता है तो वो अपनी गाड़ी में से अपनी बीवी की फोटो निकालकर उसे देख रहा होता है और उस तस्वीर को देखते वो पुरानी यादों में खो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है घर के बाहर, जहाँ पर जॉन अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और उसी वक्त ओरिलियो वहाँ पे आता है। ओरिलियो कार मैकेनिक होता है, इसलिए जॉन विक अपनी कार को ओरिलियो को ठीक करने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन विक अपने घर में आता है और जो उसने अपना बॉक्स निकाला था जिसके अंदर सूट, गन और गोल्डन कॉइन थे, उसे वापस दफनाकर उसे सीमेंट से बंद कर देता है। तभी रात में उसके घर की घंटी बजती है, जहाँ पर उसका पुराना दोस्त उसे मिलने के लिए आता है, जिसका नाम होता है जेंटोरियो दी एंटोनियो। वो जॉन की वाइफ और उसके कुत्ते के मरने पर अफसोस जताता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिसके रिप्लाई में जॉन कहता है कि मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद एंटोनियो एक मार्कर निकालता है और जॉन विक को दिखाता है और कहता है कि तुमने शपथ ली थी और तुम इससे मुकर नहीं सकते। ये एक पेंडेंट जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है जिसे ब्लड मार्कर कहा जाता है और ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा सबूत होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे देता है तो उसे उसका वादा पूरा करना पड़ता है। जिसके बाद एंटोनियो बताता है कि तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया था और अब तुम्हें उसे निभाना ही पड़ेगा। जिस पर जॉन कहता है कि प्लीज तुम इस मार्कर को यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं कर सकता। जिस पर एंटोनियो कहता है कि तुम मेरे चाहे मना करो या ना करो, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। और इतना बोल के एंटोनियो यहाँ से बाहर चला जाता है और अपने गाड़ी में से एक ग्रेनेड लॉन्चर निकालता है और ग्रेनेड लॉन्चर से उसके पूरे घर को उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी पुरानी यादें, उसकी बीवी की तस्वीर और पूरा घर तबाह हो जाता है। लेकिन जॉन और उसका डॉगी इस हादसे में बच जाते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन विक होटल कॉन्टिनेंटल में आया होता है और वहाँ जाके वो विंस्टन से मिलता है और वहाँ उससे मिलकर उसे बताता है कि एंटोनियो ने मेरा पूरा घर जला दिया। जिस पर विंस्टन कहता है कि तुमने ऐसे बंदे को मारकर दिया ही क्यों, अब तो वो उसका गलत फायदा ही उठाएगा। और जॉन बोलता है कि उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए मुझे वो ब्लड मारकर उसे देना पड़ा। इसके बाद विंस्टन बोलता है कि 2 नियम जो कभी नहीं तोड़े जा सकते, जिसमें से पहला कि कॉन्टिनेंटल के अंदर कोई भी लूटमारी, गोलीबारी, चोरी चकारी जैसी कोई भी अपराध नहीं किए जा सकते। और दूसरा नियम ये कि किसी को भी ब्लड मारकर दिया है तो उसका कहा तो मानना ही पड़ेगा और किसी ने इन दोनों में से किसी भी नियम को तोड़ा तो उसे एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा। जिसके बाद दुनिया के सभी माफिया तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। जिसके बाद विंस्टन उससे कहता है कि पहले तुम अपने मार्कर का काम पूरा कर लो, फिर उसके बाद तुम चाहे उसे मेरे सामने खड़े होकर गोली मार देना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वादा किया है तो उसे निभाओ। इसके बाद जॉन अपने डॉगी को उसी होटल में छोड़कर सीधा एंटिनो से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सेंटिनो उसका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है और जॉन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या काम कराना चाहते हो। तभी वो बताता है कि हाई टेबल जो दुनिया की सबसे बड़ी माफिया है, जिसके अंदर सिर्फ 12 सीट है और हर एक सीट पर एक माफिया बैठा होता है, जिसमें से एक मेरा बाप भी था। और मेरे बाप के मरने के बाद जिस सीट को मुझे मिलना चाहिए था वो उसने मेरी बहन को दे दी, जिसपे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को मार दो, जिसके बाद इस सीट का हकदार मैं बन जाऊँ। जिसपे जॉन कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, जिसपे वो मना कर देता है, कहता है इसके पीछे कुछ रीजन है। जियाना इस वक्त अपने रूम में है और उसके साथ काफी भारी सिक्योरिटी है क्योंकि उसका राज्य अभिषेक होने वाला है। इसके बाद जॉन एक बैंक में जाता है और वहाँ से एक बॉक्स निकालता है, जिस बॉक्स के अंदर एक सूट, गन और कुछ गोल्डन कॉइन्स होते हैं। जिसके बाद जॉन वही सूट पहनकर सीधा रोम के लिए निकल जाता है। जिस तरह हर शहर में एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है, उसी तरह रोम के अंदर भी एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है। जॉन विक उसी होटल में जाता है और वहाँ जाकर सबसे पहले वो एक अपने लिए रूम बुक करता है और वहाँ का मालिक जूलियस, जो उसका काफी पुराना दोस्त होता है, उससे जाकर मिलता है। जूलियस को यह बात पता होती है कि जॉन रिटायर हो चुका है, लेकिन जॉन इसे बताता है कि मेरा एक काम अभी भी रह गया है और इसीलिए मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा है।
जिसके बाद जूलियस कॉन्टिनेंटल का सबसे बेस्ट रूम उसको ऑफर करता है और इन सब के बाद जॉन एक टेलर की शॉप में जाता है और वहां पर जाकर अपने लिए एक मस्त सा टैक्सीडो सूट सिलवाता है जो कि बुलेट प्रूफ होते हैं और वहां से निकलकर वो एक जगह पर जबरदस्त हथियार भी खरीदता है। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों की मदद से एंटोनियो महल की पूरी जानकारी लेता है, उस महल का पूरा ब्लूप्रिंट निकलवाता है और देखता है कि कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता खुफिया जो अंदर और बाहर जाने के लिए इजी होगा उसके बारे में पता करता है। दोस्तों मजेदार बात यह होती है कि जॉन जहाँ भी जाता है वहाँ हर कोई उसे जानता है। उन लोगों से या तो उसकी पुरानी दोस्ती होती है या तो कोई ना कोई उसके कर्जों के तले दबा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा एंटोनियो महल के पास। आज एंटोनियो महल के अंदर पार्टी चल रही होती है क्योंकि आज जियाना का राज्याभिषेक होने वाला होता है और इधर ही जॉन पीछे के खुफिया रास्ते से एंट्री कर रहा होता है और उस रास्ते पे वो हथियार छुपाता हुआ जा रहा होता है। हम यहाँ पर जियाना को देखते हैं जो किसी अकोनी से मिलने के लिए जाती है। दरअसल जियाना के लोगों ने अकोनियो की जगह को हथियार लिया होता है, वो उसी को छुड़ाने के लिए उसके पास गया होता है लेकिन जियाना उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहां से चलता कर देती है। जिसके बाद नहाने के लिए जियाना अपने बाथरूम में जाती है और तभी वहां पर जॉन पहुंच जाता है। जियाना की मुलाकात जॉन से होती है और वो उसे बताती है कि मैं किसी टाइम पे तुम्हें अपना दोस्त माना करती थी, जिसपे जॉन कहता है कि मैं तुम्हें आज भी अपना दोस्त मानता हूँ। जियाना समझ जाती है कि इसे किसी ने मेरे को मारने के लिए भेजा है और जियाना जॉन से पूछती है कि आखिर कौन है इसके पीछे और कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है तुम्हारे हाथों से। और जॉन बताता है कि मुझे तुम्हारी सुपारी तुम्हारे खुद के भाई ने दी है। जिसके बाद जियाना अपनी खुद की कलाइयों को काट कर पानी से भरे टब के अंदर लेट जाती है, जिस पर जॉन उससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। जिस पर जियाना बताती है कि आज तक जिंदगी में जो भी किया है मैंने खुद के दिल से किया है और अगर मौत भी आएगी तो वो भी मेरी मर्जी से आएगी। और मरते मरते वो बोलती है कि अगर मेरी जगह हेलन होती जो कि जॉन की वाइफ थी तो तुम भी उसे मार देते। जिस पर जॉन कोई भी जवाब नहीं देता और जियाना की मौत हो जाती है। उसकी मौत की कंफर्मेशन के लिए जॉन उसके सर पे भी एक गोली मार देता है लेकिन वहां से निकलते वक्त जियाना का बॉडीगार्ड जॉन को देख लेता है जिसका नाम केशियन होता है और वो जॉन से पूछता है क्या तुम इस वक्त भी काम पे हो। वो कहता है हाँ। इतना बोलते केशियन समझ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पे गोलियां चला देते हैं। मजे की बात यह होती है कि दोनों ने ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं जिस पर दोनों को ही कुछ नहीं होता और जॉन वहां से मौका पाते भागने लगता है। इसके बाद वहां की सारी सिक्योरिटी जॉन के पीछे पड़ जाती है जो इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन था, जिसमें जॉन एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड की लाशें बिछाना शुरू कर देता है और सीधा सुरंग में पहुंचता है जहाँ सुरंग के अंदर उसने जगह जगह पर अपने हथियार छुपाए होते हैं उसी तरफ से जा रहा होता है और उस पर हमले हो रहे होते हैं। वो गोलियां खत्म होने पर अपने छुपाए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। जब जॉन सिक्योरिटी से बचकर रोड पर आ जाता है तभी एक गाड़ी लेकर केशियन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद काफी देर तक इनकी लड़ाई हो रही होती है। ये लड़ते लड़ते कॉन्टिनेंटल के पास पहुंच जाते हैं और वो कॉन्टिनेंटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जूलियस इन्हें लड़ने से रोक देता है क्योंकि यहाँ का रूल था कि खून खराबा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बार के अंदर जहाँ बैठकर ये दोनों आपस में ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद जॉन बताता है कि उसे मारकर दिखाया गया था और यही रीजन था कि उसे जियाना को मारना पड़ा। इस पर केसी बोलता है कि तुमने मेरे सबसे पसंदीदा दोस्त जियाना को मार दिया, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। यहाँ से बाहर निकलते मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक फेवर कर सकता हूँ कि मारते वक्त मैं तुम्हें ज्यादा तड़पाऊंगा नहीं, मिलते ही सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। जिस पर जॉन कहता है सही है, मैं भी यही कोशिश करूंगा। अगले दिन जॉन जूलियस से मिलता है और यहाँ से चेकआउट करने वाला होता है। इसके बाद हम सेंटिनो को देखते हैं जो जॉन विक के ऊपर $7 मिलियन का प्राइस रखवा देता है। ये खबर कॉन्टिनेंटल के अंदर मौजूद सभी माफियाओं को पता लग जाती है। जिसके बाद यहाँ से जाते वक्त हर कोई जॉन की मौत के पीछे पड़ा था। रास्ते में काफी सारे बूगीमैन उसे मिलते हैं लेकिन जॉन विक अपनी स्किल्स की मदद से एक एक करके सभी बूगीमैन्स को जो भी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है उन सभी को मार देता है। जब इन सब के बाद जॉन मेट्रो के अंदर पहुंचता है तो उसका सामना केस से होता है और इसी के अंदर काफी तगड़ी फाइट इन दोनों के बीच में होती है और इस लड़ाई के बीच जॉन केशियन की सीने में खंजर उतार देता है और जाते वक्त कहता है कि अगर तूने इस खंजर को बाहर निकाला तो तेरी मौत यहीं पे हो जाएगी और वहां से वो चला जाता है। लेकिन जॉन के ऊपर तो अब भी इनाम रखा हुआ था जिसपे उसे मारने वाले रास्ते में मिलते ही जा रहे थे। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जॉन काफी घायल हो चुका था और भागते भागते जॉन एक भिखारी के पास पहुंचता है। उसे वही एक गोल्ड कॉइन देता है और बोलता है मेरी मदद करो और मुझे उसके पास ले चलो। तभी वहाँ वो लोग पहुंच जाते जो जॉन को मारना चाहते थे लेकिन वहाँ बैठा भिखारी भी अपना जलवा दिखाता है और उन दोनों को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन विक के अब सारे घाव भर चुके हैं। उसका काफी अच्छा इलाज हो चुका था और वो इस वक्त काफी सेफ प्लेस में था। जॉन विक उस भिखारी से कह रहा था कि मुझे उसके पास ले चलो, वो और कोई नहीं, वो था बावरी किंग। एक टाइम था जब जॉन की लड़ाई बावरी किंग से हुई थी लेकिन उस लड़ाई में जॉन विक ने उसे जिंदा छोड़ दिया था और आज जॉन चाहता है कि बावरी किंग आज उसकी हेल्प करे लेकिन बावरी किंग उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर तो $7 मिलियन का इनाम है और मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यही मारकर $7 मिलियन का इनाम जीत सकता हूँ। जिस पर जॉन उसे बताता है कि हाई टावर में अब एक सीट खाली है जिस पर सेंटिनो बैठने वाला है और सेंटिनो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है और जैसे ही वो सीट पर बैठेगा तो सबसे पहले हमला वो तुम पे ही करेगा और अगर तुम चाहो तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ जिससे तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जान बच जाएगी।
जिस पर बावरी उसे एक गन और 7 गोलियों वाली एक मैगजीन देता है, जिसमें हर एक गोली 1 करोड़ की होती है। जिसका मतलब होता है कि जॉन ने जितनी गोलियां खर्च की उसे उतने करोड़ रुपए बावरी को देने होंगे। और बावरी जॉन को बताता है कि सेंटिनो इस वक्त म्यूजियम के अंदर मिलेगा। इसके बाद सीधा सीन म्यूजियम के अंदर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 6 गोलियों से जॉन विक 6 लोगों को मार देता है, लेकिन सेंटिनो किसी तरीके से वहां से बच कर निकल जाता है। और सेंटिनो जानता था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा करना मना है, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पे जाता है। यहाँ पर सेंटिनो विंस्टन से मिलकर उसकी मेंबरशिप काटने के लिए कहता है, जिस पर सेंटिनो कहता है कि जॉन ने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इसलिए मैं उसकी मेंबरशिप नहीं काटूंगा। तब तक जॉन भी वहां पर पहुंच चुका होता है और वो वहां पर सेंटिनो को बैठा हुआ देखता है। विंस्टन उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहां बैठे सेंटिनो के सर पर सीधा गोली मारता है। और ये सब करके वापस वो अपने जले हुए घर में आ जाता है। वो वहां अपने डॉग के साथ बैठा होता है। इसके बाद वहां पर कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शनिस्ट सैरन आता है और वो जॉन से कहता है कि तुम्हें विंस्टन ने मिलने के लिए बुलाया है। जिसके अगले दिन जॉन विंस्टन से मिलता है और विंस्टन उसे बताता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल के रूल को तोड़ा है और सभी के सामने सेंटिनो को जान से मारकर अपने ऊपर खतरा मोल लिया है। अब मैं मजबूर हूँ और मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, और अब सिर्फ तुम्हारे पास 1 ही घंटा है और हर कोई अब तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद जॉन कहता है कि आने दो सभी को, मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जॉन वहां से जाने लगता है। जिसके बाद विंस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर देता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ जॉन अपने डॉगी को वहां से जाने लगता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा ही मजा आया हो मूवी एक्सप्लेन सुनने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।